पब्लिक फाइनेंस, पहला स्टेटमेंट क्या है? संसद में बजट प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Finance bill is introduced on the very first day when the finance minister presents budget in the parliament. कहते हैं कि वित्त विधेयक उसी दिन पेश किया जाता है जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, appropriation bill is introduced after the voting on demand for grant is over. अनुदान की मांग पर अनुदान की मांग पर मतदान समाप्त होने के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। अच्छा जी, आइए। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा ना हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज, आर्टिकल 112 क्या कहता है? कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना? क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अच्छा, पता है जब ये बजट पेश किया जाता है तो पेश करने का तरीका क्या है? सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, पता है? प्रेजेंटेशन मतलब बजट को पेश करते हैं, ठीक है? फिर बजट पर क्या होता है? पेश करने के बाद इस पर होती है चर्चा। चर्चा यानी कि डिस्कशन, ठीक है? डिस्कशन के बाद क्या होता है? स्क्रूटनी, ठीक है? स्क्रूटनी, ठीक है, यानी कि जांच कि जो तुम मांग रहे हो वो सही है या नहीं, है ना? और फिर होती है वोटिंग। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है? वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। और फिर आता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल। सब लोग कमेंट सेक्शन में देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। एंड देन क्या आता है बताओ? फिर आता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ठीक है? फाइनेंस बिल, ठीक है? दिस इज द स्टेप, दिस स्टेप हैव बीन फॉलोड। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जाता है टू पास अ बजट। एक बजट को पास करने के लिए ये स्टेप पास फॉलो किए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आपको ध्यान रखना कि जब बजट पेश करते हैं उसके बाद आता है फाइनेंस बिल। और ये वही बिल है जैसे टैक्स वगैरह से संबंधित बिल होते हैं ना, उसके बाद, नॉट द सेम डे। क्वेश्चन को करो, क्या कह रहा है कि जिस दिन बजट पेश करते हैं उसी दिन वित्त विधेयक नहीं, उसके बाद पेश करते हैं, है ना? फिर क्या कह रहा है कि मतदान समाप्त होने के बाद, यानी कि पहले वोटिंग होती है फिर एप्रोप्रिएशन बिल आता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, पहले वोटिंग होगी फिर एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, है ना? तो आंसर क्या हो गया? 2, बी इज करेक्ट आंसर, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान को केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? क्या कह रहे हैं? अनुदान जो दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वो अनुदान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर? बताइए।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर? बोलो, चलिए देखते हैं। देखो, आपको याद होना चाहिए कि गवर्नमेंट रिसीप्ट्स, या सॉरी, अगर मैं आपसे कहूं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो सरकार के ना दो प्रकार के खर्चे होते हैं, ठीक है? पहला खर्चा कौन सा होता है बताओ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व व्यय। और दूसरा खर्चा कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत व्यय, ठीक है? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच का अंतर क्या है, यह भी पता होना चाहिए। कहते हैं कि जब खर्चा होगा ना, तो दो तरीके के, अगर कोई भी खर्चा, सॉरी, अगर कोई खर्चा है और उससे किसी भी प्रकार की एसेट क्रिएट नहीं हो रही, एसेट क्रिएट नहीं हो रही, यानी कि केंद्र सरकार का कोई भी एसेट नहीं बन रहा, उससे केंद्र सरकार को कोई भी स्कूल कॉलेज ये नहीं बन रहा, ना ही किसी प्रकार की देयताओं में कमी आ रही है, देयताओं में कमी का मतलब कम नहीं हो रही है, तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें हम रखते हैं इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट से किसी प्रकार की कोई संपत्ति बनती नहीं, सैलरी, सैलरी से कुछ संपत्ति बनती नहीं, एंड सैलरी एंड और कुछ होता तो यहां पर पेंशन लिख लो आप, पेंशन के बाद और क्या होता है? सैलरी, इंटरेस्ट, पेंशन। इसके अतिरिक्त हम ग्रांट भी लिख सकते हैं कि ग्रांट से भी कुछ बनता है सरकार को, सरकार को कहां बनता है, जिसको बनता होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनसे एसेट बनता है, जैसे मशीन खरीद लेते हैं, एसेट होता है, बिल्डिंग्स बनाते हैं, एसेट है, रेलवे है, एसेट है ना? इसी तरीके से लोन्स, रीपेमेंट, ऋण का भुगतान अच्छी चीज है कि नहीं? यस। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो है पैसा एड, यानी कि ग्रांट देने की बात करें, ग्रांट या अनुदान क्या है? अनुदान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व खर्चा, क्योंकि इससे किसी प्रकार की संपत्ति नहीं बन रही है, नथिंग इज बीइंग क्रिएटेड बाय दिस, केंद्र सरकार का तो कुछ नहीं बन रहा। आओ जरा अर्थव्यवस्था के बजट, इस बार के बजट पर ध्यान दीजिए। कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट 2025-26 में 6.4% होगी, याद रखना, ड्यू टू रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। इन्होंने क्या कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने वाली है। जल्दी से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमित, गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग रितिका, गुड मॉर्निंग परी, गुड मॉर्निंग राजीव, और तो कोई नहीं बचा जिसको मैंने गुड मॉर्निंग का एग्जाम मतलब रिप्लाई नहीं किया है ना? यस। 2023-24 में फिस्कल डेफिसिट 4.4% पे है, विच इज लोअर देन रिवाइज एस्टिमेटेड द प्रीवियस फिस्कल, जो कि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से कम है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 41% ऑफ द बजट इन 2025-26। बताओ भाई, आंसर दीजिए, तीसरे का कितने सही है इसमें? अब ये तो इस बार का बजट पढ़ा होगा तो पता ही होगा आपको, तो याद रखो भाई, इस बार हमारी जीडीपी 6.4% से बढ़े है, एग्जैक्टली राइट है। 2023-24 में सकल घाटा यानी कि राजकोषीय फिस्कल डेफिसिट 5.9% है,
5.9% कहां लिख गया भैया, है ना। हाँ 2025-26 के लिए, अरे अलग अलग लिखा है ये तो यार। इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है। तो ये जो है 4.4%, which is lower than the revised estimated of the previous fiscal। ठीक है, आओ जरा देखते हैं इसका। हम बजट में चलते हैं, है ना। हाँ वो थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन उसका, बजट 2024-25 दोनों स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं वहां पर। हाउ आर यू, आई एम ओके टनाटन, तुसी दसो की हाल है। आइए, देखो भाई यहां पर बजट देख लीजिए, बजट से आपको पता चल जाएगा कि कितना डेफिसिट है। आ जाए, आ जाओ भाई आ जाओ। ऐसे इनको क्या दिक्कत आ रही है भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। फिस्कल डेफिसिट है ना, देखो जी 2025-26 के लिए 4.4% और फिर 4.8%, 4.9%। आ जाओ, देखो पहली चीज 4.4% ये तो 2025-26 के लिए ठीक है, ठीक है। अगर इसकी यही हिंदी होती तो फिर हमारा हिंदी में सही होता कि 2024-2025-26 के लिए घाटा जो है वो 5.9 नहीं बल्कि 4.4% है। ये स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है। तो सो दैट हम जाएंगे 1 और 2 के पास। इंग्लिश में नहीं जाना है, हिंदी में नहीं जाना है, इंग्लिश वाला देखो। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, बजट का 2025-26 का 41% है। नहीं, हम अपने बजट का 41% थोड़ी ना इंटरेस्ट पर खर्च करते हैं, ये बात जरूरी है कि लगभग 25% के आसपास खर्च करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 1 और 2 इज करेक्ट, सो वी विल गो विद द बी। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, पूंजीगत व्यय के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू इंपैक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव दीर्घकाल में राजस्व व्यय की तुलना में अधिक होता है। कैपेक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट is higher than the longer run compared to revenue expenditure। देखिए, श्रम उत्पादकता वृद्धि का पूंजीगत व्यय से सीधा संबंध नहीं है। लेबर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। फिर उसके बाद पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए आंसर दीजिए। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो इसका जो इफेक्ट है, और जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो दोनों में ज्यादा बढ़िया इफेक्ट किसका पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पड़ता है, क्योंकि अगर मैं 100 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करूं तो वो 500 बन जाएंगे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 500 नहीं बनेगी। एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा,
फिर लिखा है कि लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, सड़क बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। ये तो गलत बात है ना। स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी, है कि नहीं? यस। फिर कह रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट कंट्रीब्यूट द काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? जब आपका कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ऐसा खर्चा जो संपत्ति बनाता है, अगर बढ़ता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, बोलो। और डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, बोलिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते रहो तो जो पहिया है, चक्कर है, वो तेजी से चलता रहेगा। तो इसलिए हर सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सो दैट वी कैन से दिस कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट करते हैं जो साइकिल चलाने में। यस, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, यस, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 and 3 इज नॉट करेक्ट एंड वी विल गो विद द ए। देखो भाई, इस क्लास की एक खासियत यह है कि वी कैरी सम स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन सो दैट यू कैन फेस सम प्रॉब्लम, बट आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए, है ना? यस, यही है एक्चुअल प्रश्न जो पूछे जाते हैं। भारत सरकार के बजट घटकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, हमने ऑलरेडी कर रखा है इस क्लास में। बट प्रॉब्लम इज दिस कि यू डोंट गो थ्रू विद द रिवीजन और ये सब चीजें होती हैं तो प्रॉब्लम होती है। आइए, कैपिटल रिसीव्स इंक्लूड ओनली डेट क्रिएटिंग बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट अर्निंग। कह रहा है कि पूंजीगत प्राप्तियों में केवल ऋण सृजनकारी उधार विनिवेश आय शामिल होती है। फिर कह रहा है रेवेन्यू रिसीट्स सोलली इनकम्पासेस टैक्स रेवेन्यू आइटम्स एंड इंटरेस्ट रिसीट्स। जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वह केवल कर राजस्व मदें और ब्याज प्राप्तियां सम्मिलित करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्राइमरली इन्वॉल्व एसेट क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट। राजस्व व्यय में मुख्य रूप से परिसंपत्ति निर्माण और बुनियादी रूपरेखा का विकास सम्मिलित है। चलिए बताइए। हाँ जी, देखेंगे कौन आंसर दे पाता है। 5 का बी दे दिया लोगों ने। भाई बेटा पढ़ के दे रहे हो, ये पीवाईक्यूज है, ये अलग अलग एग्जाम्स के हैं और ये बनाए गए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू वाईक्यू नहीं है ये, ठीक है? ये मेहनत करी गई है इसके ऊपर। और क्या तुम लोग, वही दिक्कत है ना कि अगर कोई चीज बनी बनाई मिल जाती है तो कहां इज्जत है उसकी, है ना? यस, रिवीजन करते हैं फिर भी रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, रिवीजन करते हैं फिर भी रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ाई करोगे नहीं, पढ़ोगे बैठ के खाली टाइम पास, रॉन्ग तो होंगे ही। सही मेंटर से सही गाइडेंस जरूरी है ना उसके लिए। चलिए, पहला बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्राइमरली इन्वॉल्व एसेट क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, क्या राजस्व व्यय में परिसंपत्ति निर्माण और बुनियादी रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर होने वाला खर्च शामिल है? नहीं, उसको तो हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, याद है कि नहीं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो ये तो हो गया गलत। ठीक, ऊपर चलते हैं एक करके। राजस्व प्राप्तियों में केवल कर राजस्व मदें और ब्याज प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि टैक्स शामिल है और केवल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के साथ साथ फीस भी है, प्रॉफिट भी है, सब्सिडीज भी है, ग्रांट्स भी है, जो जो मिलता है सब है इसके अंदर। तो सो दैट सेकंड भी गलत हो गया। अब कौन सा सही है? सबसे ऊपर वाला ऑप्शन देखो, पूंजीगत प्राप्तियों में केवल ऋण सृजन, यानी कि एक तो लोन शामिल होता है और डिसइन्वेस्टमेंट से आई
इनकम शामिल होती है, ऐसा नहीं, केवल शब्द नहीं होना चाहिए, है ना। अपना भी जब कभी सरकार किसी को उधार देती है, जैसे हमने भी दे रखा पैसा किसी को उधार, तो वो भी पैसा जब मुझे वापस मिलता है तो वो भी कैपिटल रिसीट ही होती है ना। तो सो दैट ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली नहीं होना चाहिए था उसमें 1 2 3 इज करेक्ट, तो यहां पर सारे ही गलत हैं, तो वी विल गो विद द डी, हम डी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूंजीगत बजट का हिस्सा नहीं है? पूंजीगत बजट का हिस्सा नहीं है। आपको याद रखना है कि इनका पर्पस क्या है, क्या इन्हें बजट बनाने के लिए जारी किया गया था या लाया गया था? देखिए जरा, देख लीजिए फटाफट। हाँ जी, कहते हैं इश्यूएंस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, रिसीट फ्रॉम गोल्ड मोनेटाइजेशन। देखो भाई, हाँ जी, नहीं पर्पस सोच के आप दो आंसर। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम देख रहे हैं, देखो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्यों आई थी? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इसलिए आई थी कि जिससे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें और इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिंग गोल्ड वो अपना पैसा गवर्नमेंट को दे दें, ठीक है। दूसरा, मोनेटाइज्ड स्कीम भी इसी पर्पस से थी कि लोग इंपोर्ट ना करें, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज टू स्कीम, भले ही पैसा ले रही है बट वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली उसका रिलेशन किससे नहीं है? कैपिटल बजट से, ठीक है, कैपिटल बजट से उसका रिलेशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजीगत बजट के अंदर ये जो पैसा है, ये पैसा इसलिए ये लोग नहीं, ये स्कीम्स इसलिए नहीं चलाई जानी कि ये बजट को फंड करें, ठीक है। और इन स्कीम्स के बदले वो गोल्ड ले रहे, तो ये कोई वैसा उधार नहीं है, ये तो एक तरीके से गिव एंड टेक हो गया कि भाई इधर गोल्ड दे और हमसे ये ले ले, है ना। तो वो चीज है इसमें, गोल्ड बेचने खरीदने वाली बात हो गई है। तो फिर चलिए, तो वी विल गो विद द डी बिकॉज डायरेक्टली इट इज नॉट रिलेटेड टू द कैपिटल बजट, इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता कैपिटल बजट से, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी केंद्र सरकार की गैर कर प्राप्तियां हैं? Which one of the following are non-tax receipts of the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट कौन सी है? गैर कर ऋणकारी प्राप्ति, यानी कि जो बिना टैक्स के मिल जाती हैं। पहला, पासपोर्ट और वीजा जारी करना, उससे फीस मिलती होगी कुछ। कंपनियों का पंजीकरण, उससे भी फीस मिलती होगी। तटवर्ती तेल क्षेत्रों से रॉयल्टी, तो जो ऑयल फील्ड्स होती हैं वहां से कुछ पैसा सरकार को मिलता होगा। अपतटीय अपतटीय तेल क्षेत्र से रॉयल्टी, रॉयल्टी फ्रॉम ऑफशोर ऑयल फील्ड, तो जो वो मतलब ऐसी ऑयल फील्ड्स होती है जो समुद्रों में होती है, वहां से जो पैसा आता है। हाँ जी, देखो जब हमने ना नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ा था तो उसका मतलब था कमाई, कमाई से जो पैसा है। पासपोर्ट जारी करते पैसा आता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं पैसा आता है, खाने भी तो सरकार की हैं, ये ऑयल फील्ड वगैरह क्या है सरकार की, इसकी रॉयल्टी, इससे भी इनकम आती है, चाहे वो समुद्र में हो चाहे कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो डी करेक्ट आंसर, 7 का डी हो जाएगा सही, है ना। चलिए बेटा, होप मत खो और आंसर दिया करो, है ना। आंसर नहीं दोगे कैसे चलेगा बताओ। डरना नहीं है, ये बताओ, मैं कभी डांटता हूं? नहीं डांटता हूं।
मैं तो ये समझ लो कि मैं तुम लोगों को कुछ कहता भी नहीं हूं, फिर भी तुम लोग आंसर नहीं देते हो, ये अच्छी बात नहीं। तुम क्या कर रहे हो, मुझे निहारने आते हो? ये भी नहीं हो सकता है कि नहीं मैं इनको ही देखने, मैं कोई जॉन अब्राहम तो हूं नहीं, है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर आप प्रश्न देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो उसका आंसर देना सीखो। अगर आंसर नहीं दोगे तो कैसे चले फिर? हम्म आंसर देंगे तो आपको ही बुरा, अरे बुरा लगने वाली क्या बात हो गई इसमें? आप आंसर दो, आप सारे लोग आंसर, हे भगवान बुरा क्यों लगेगा मुझे? ये सवाल नए डायमेंशन ऐड कर रहे हैं ना आपकी नॉलेज में, तो क्या दिक्कत है कि नहीं? आंसर देने में डर लगता है। डरना क्यों है यार? मैं कोई डांटता हूं किसी को? मैंने तो कभी डांटा भी नहीं है तुम लोगों को। ये समझ लो तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा टीचर भी रहा है जो कभी डांटता ही नहीं है, बहुत ही सीधा है ना। यस, आइए आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के पूंजीगत बजट का हिस्सा है? भारत के सार्वजनिक खाते में प्राप्त आय, कह रहे हैं कि जो पब्लिक अकाउंट है वहां पर जो इनकम है वो कैपिटल बजट से आती है, ये कह रहे हैं। ठीक है। पूंजीगत उपकरण खरीदने वाले सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कंपनियां लो कुछ कैपिटल इक्विपमेंट्स खरीदती है, मशीन वगैरह, ठीक है, मशीन वगैरह। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसमें से कौन सा कैपिटल बजट का हिस्सा, ये बताओ आप। हम तो आपको निहारने बेटा कुछ अच्छी चीजें देखोगे तो जीवन में आगे जाओगे। सुबह सुबह उठ के एक लोटा जल चढ़ाओ सूर्य भगवान, ठीक है। हाँ, तो जो सीधी रोशनी है तुम्हारे दिमाग पर पड़े और दिमाग खुले कि क्या सही है क्या गलत है नहीं। हाँ, चलो, सेवेंथ का क्या आंसर होना चाहिए? एट्थ का सी होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं। अरे बच्चा जरा सोचो, पब्लिक अकाउंट में पैसा कैपिटल बजट से आता था? नहीं ना। पब्लिक अकाउंट में तो आता था पीएफ से पैसा, पब्लिक अकाउंट में आता था पैसा, और कहां से आता था याद करो, पोस्ट ऑफिस से पैसा, है ना, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अकाउंट्स के पैसे थे, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट से पैसा आता था। उसका बजट से, कैपिटल बजट से पैसा थोड़ी ना आता है कि नहीं? हम्म दूसरा, इधर देखो, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और वो कोई मशीन खरीद रही, तो उसके मालिक कौन है? गवर्नमेंट ही तो है, गवर्नमेंट की तो संपत्ति बन रही, तो ये सही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सरकार ने बनाई, तो सरकार की ही तो कंपनी बनी, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सही है, देन वी विल गो विद द बी। हम बी के साथ जाएंगे। कैपिटल बजट क्या है? कैपिटल बजट क्या है आप याद करिए, हमने जब पढ़ा है तब उसमें पढ़ा होगा कैपिटल बजट कि सरकार दो टाइप के बजट बनाती है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, और कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स होते हैं। पढ़ा है ना, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। बोलो, तो वो चीज है ये। हाँ, वो वाला नहीं, एग्जाम में तो ऐसे ही याद कर, यहां वहां कौन बताएगा, मैं तो मान लो यहां पे हूं, है ना। चलो जी, टैक्स पियोन्सी के बारे में पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक कर उछाल में वृद्धि कर सकता? अरे कर उछाल उछल जाएगा बस, कैसे उछल सकता है कर? जीडीपी में वृद्धि हो जाए, कर प्रशासन में सुधार हो जाए,
इकोनॉमी के अंदर फॉर्मलाइजेशन, यानी इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा कृषि आय को अगर कर के दायरे में ला दो आप, तो इन सबसे टैक्स बियोंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, टैक्स बियोंसी का फॉर्मूला भी आप याद रखना, कभी कभी पूछते हैं। ये बियोंसी का फॉर्मूला देख लो, परसेंटेज चेंज इन टैक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ठीक है। तो जितना भी टैक्स, रेवेन्यू लिख लो, रेवेन्यू, जितना भी कर राजस्व में परिवर्तन होता है उसका प्रतिशत परिवर्तन देखना है, एंड देखना है कि जितना जीडीपी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। यह है कर उछाल। तो कर तभी उछलेगा जब जीडीपी बढ़ेगी, ग्रेट। जब प्रशासन सुधरेगा यानी टैक्स वगैरह सुधर जाएगा तो बहुत बढ़िया। फॉर्मलाइजेशन, इकोनॉमी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, साथ चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो, फिर तुम लोगों को पोहा खिलाएंगे हैं? सारे लोग आंसर दो, जो जीतेगा उसको पोहा खिलाऊंगा। हाँ, ठीक है। इधर देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए निम्नलिखित कथनों पर विचार। राजस्व घाटा सरकार द्वारा उधार की सीमा को मापता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। देखिए जरा, प्रभावी राजस्व घाटे में राजस्व व्यय से राज्य सरकार की परिसंपत्ति निर्माण के लिए अनुदान को सम्मिलित नहीं किया जाता। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूड्स grants for the state asset creation from revenue expenditure. Monetized deficit reflects the part of fiscal deficit provided by the RBI in government. मुद्रीकृत घाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई द्वारा सरकार को प्रदान किए राजकोषीय घाटे के हिस्से को दर्शाता है। कृषि पर टैक्स लगता नहीं है, लेकिन लगने लगे तो कर तो बढ़ेगा ही ना, ये लिखा हुआ उसमें। बस आप जीतोगे इसलिए ऐसा ऑफर है, पर लेकिन कृषि पर टैक्स नहीं लगा। चाय तो पिलाए नहीं अभी तक आपने, पोहा तो जब खिलाओगे। जी सर, आपके हाथ का पोहा है, उसमें हाथ डाल दूं अपना क्या? आप मेरे हाथ का पोहा का मतलब जैसे पोहा बन रहा हो ऐसे से खवा दो इसको हाथ से? ये सब नहीं, मैं तो बहुत हाइजीन रखने वाला आदमी हूं, मैं नहीं ये सब करता हूँ। आपके हाथ की चाय, चाय मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे हाथ की चाय उसने अपना हाथ डाला चाय, चाय में हाथ डाल दे रहा वो खतरनाक है। चलो जी, आ जाओ, थोड़ा घाटे वगैरह देख ले, फिर अच्छा रहेगा आगे के लिए भी हमारे लिए, है ना। चलो जरा देखते हैं। पता है, अगर कोई हमसे पूछे कि भैया राजस्व घाटा क्या होता है, तो उससे आपने कहना है कि देखो कुछ नहीं होता भाई साहब, बस रेवेन्यू डेफिसिट ऐसे करके लिखना है और कह देना है कि जब कभी भी राजस्व, ठीक है, राजस्व व्यय या खर्चे ज्यादा हो जाते हैं राजस्व व्यय से, तो होता है आपका राजस्व प्राप्तियों से, तो होता है आपका राजस्व घाटा। अरे ये सही लिख क्यों नहीं रहा भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से, तो आपको राजस्व घाटा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, अगर कोई मुझसे पूछेगा, मैं सारे फॉर्मूले बता दे रहा हूं, आगे आपको यही सारे सवाल करने हैं। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, अगर कोई पूछेगा तो आप कहना कि इसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, है ना।
तो मैं कहूंगा बहुत अच्छा, लेकिन होता क्या है, तो आप कहना कि राजस्व घाटा जो होता ना सर, उसमें से हम लोग ग्रांट या अनुदान को घटा देते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट या अनुदान को घटा देते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ होता है। तीसरा क्या है, कोई पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल है, फिजिकल नहीं है। यानी कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राधे राधे। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो आइए राजकोषीय घाटा जो होता है वो देखते हैं। तो कहते हैं कि जब कभी भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, तो आपका जो रेवेन्यू किससे, नॉन डेट रिसीट्स से, नॉन डेट रिसीट्स का मतलब कुल व्यय अगर आपका ज्यादा है, कुल व्यय ज्यादा जो है, किससे ज्यादा है, गैर ऋणकारी प्राप्तियों से, ऋणकारी प्राप्तियों से, है ना, तो गैर ऋणकारी प्राप्तियों से ज्यादा है। चौथा, अगर यहां पर कोई मुझसे पूछता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तुम लोगों ने सुना है वो जो मैंने अभी कहा है, प्राथमिक घाटा क्या है। प्राथमिक घाटा का मतलब क्या होता है, देखो जी, जो भी आपका फिस्कल डेफिसिट होता है ना, उसमें से हमें ब्याज का भुगतान हटाना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट। दो तीन बातें और ध्यान रखो कि जो आपका राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है वो लिए गए ऋण के बराबर होता है, लिए गए ऋण के बराबर होता है, पहली चीज तो, ठीक है। राजकोषीय घाटा लिए गए ऋण के बराबर होता है, या राजकोषीय घाटा ऋणकारी प्राप्तियों के बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऋणकारी प्राप्तियों के बराबर होता है, या डेट कैपिटल के बराबर होता है, डेट कैपिटल के बराबर होता है। ये चीज दो तीन बातें याद एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि दो तीन सवाल आगे जो आएंगे वो इसी से संबंधित है। वापस मैं रिपीट करता हूं, राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा राजस्व खर्चों में से जब हम राजस्व प्राप्तियों को घटाते हैं तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटे में से जब अनुदान जिनसे परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ हो उसे घटा दिया जाए तो उसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा क्या है, ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, if the total expenditure is higher than the non-debt capital, non-debt receipts, जब कुल व्यय आपके नॉन डेट कैपिटल रिसीट से, नॉन डेट रिसीट से कुल गैर ऋणकारी प्राप्तियों से ज्यादा हो जाए तो। फिर यहां पर लिखा हुआ है प्राथमिक घाटा क्या है, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को अगर माइनस कर दिया जाए तो निकल आएगा, ठीक है। फिर आपसे कहेंगे फिस्कल डेफिसिट होता किसके बराबर है, तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा लोन के बराबर होता है, ऋण के बराबर होता है, लोन के बराबर होता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट जो है डेट कैपिटल रिसीट के बराबर हो सकता है, डेट कैपिटल रिसीट यानी कि जो कर्जा लिया उसके बराबर होता है। वो घूम फिर के वही बात लिखी हुई है। डन करो और फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊं, फटाफट चटका दो क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों। हाँ भाई, चलिए लेट्स फोकस ऑन दिस। राजस्व घाटा उधार की सीमा को मापता है, गलत। राजस्व घाटा तो था ही नहीं उसमें, क्या था भाई, राजस्व घाटा नहीं कर सकता ये काम, फिस्कल डेफिसिट कर सकता है ये काम, राजकोषीय घाटा कर सकता है, राजस्व घाटा नहीं कर सकता भाई ये काम। राजकोषीय घाटा। सेकंड, प्रभावी राजस्व घाटे में राजस्व व्यय से प्रभावी राजस्व इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है,
तो ग्रांट फॉर स्टेट्स एसेट क्रिएशन एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं आपको क्या घटाना पड़ेगा राजस्व घाटे में से, प्रभावी राजस्व घाटे में राजस्व व्यय से राज्य सरकार की परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। दूसरे का बताओ जरा क्या आंसर होगा 10वें का, बोलो। ठीक, फिर मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब है कि एक ऐसा घाटा जो रिफ्लेक्ट करता है, याद रखना है, रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को? रिफ्लेक्ट करता है पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू द गवर्नमेंट। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, पहली चीज। आओ मैं कुछ कुछ बातें बताता हूं आपको, है ना। पहला कि थर्ड स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि मोनेटाइज्ड का मतलब होता है जिस भी घाटे को कौन फाइनेंस करता है, जिस भी घाटे को यहां पर फाइनेंस किया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, एक बार वापस से बताना। जिस भी घाटे को आरबीआई के द्वारा फाइनेंस किया जाता है उसे मोनेटाइज डेफिसिट कहते हैं। ये ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूड्स। तो आपसे सही तो कह रहा है, प्रभावी राजस्व घाटा जब आपको निकालना है, एक्सक्लूड्स एसेट क्रिएशन फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको वहां पर जब आप लिखोगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। देखो जी, आप जब राजस्व घाटा निकाल रहे थे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट कर रहे थे और आपका रेवेन्यू क्या जाता था? रेवेन्यू डेफिसिट। अब वो कहता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताओ, तो मैंने कहा था रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट हटा लेना। तो ग्रांट चाहे रेवेन्यू डेफिसिट से हटा लो चाहे इससे हटा लो, बात तो एक ही है। तो 2 और 3 इज करेक्ट आंसर, 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटा क्या होता है? गुरुजी आप भागवत कहिए, लोग पैन हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, राधे राधे। अरे वो हमको बहुत अच्छा लगता है जो लड़का वायरल हुआ है ना। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस अच्छा है वो। चलो ऐसे बच्चों में संस्कार डाले जाने चाहिए कि ठीक है। सेकंड एंड थर्ड दोनों करेक्ट है। सी 11 का सी, दैट्स ग्रेट, गुड 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 गुड। यहां बताया ना प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट और ब्याज भुगतान। सी इज करेक्ट। बस सी क्यों करेक्ट है? क्योंकि सी इज ऑलवेज करेक्ट, यस सी इज ऑलवेज राइट। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय का अधिक। देखो जरा, प्राथमिक घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय का अधिक। तो सी को 2 से मिला दो तुम, सी को 2 से मिला दो। सही मिला रहा हूं? ठीक है। फिर कह रहे हैं कि बोलो भाई, कुछ अपना भी बताओगे? अगर नहीं भी आ रहा है तो ऐसे देख सकते हो ना, नहीं देखोगे क्या? कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय क्या अधिक, कहां कंफ्यूजे हो जाओगे। लेकिन फिस्कल डेफिसिट तो हमें पता ही है। देखो फिस्कल डेफिसिट कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स लेस बोरोइंग। बोरोइंग वाला पैसा नहीं होता इसमें। तो ये लीजिए, ये अब मिला लो। 12 का बी बता रहे हैं, 12 का ए बता रहे हैं, और कोई है? यस, बजट का मतलब होता है कुल रिसिप्ट से कुल व्यय को घटा दिया जाए। दैट्स ग्रेट एंड वी विल गो विद द ए। यस, एंड प्राथमिक घाटा 4 to 4।
दैट्स ग्रेट। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। पहला, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, डेट के बराबर। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट के बराबर। डेट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट दोनों के बराबर। कैपिटल रिसीट लेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, पूंजी प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो ऐसा घाटा प्राप्त हो सकता है। हाँ जी, आंसर करिए। बोलिए बोलिए। सी क्यों होगा यार? Why you will go with the C? B, C। भाई मेरे, ऋण और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, जरा ये बताओ। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, बेटा मैंने बोला था फिस्कल डेफिसिट जनरली लिए गए ऋण के बराबर होता है, यानी कि आप जो लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसके बराबर होता है। अब आंसर करो किसके बराबर हो सकता है? याद करिए, सब पढ़ाया हुआ भूल गए हैं आप। अगर सारा भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि बार बार, कितनी बार, 1000 बार या 1,00,000 बार आपको एक ही बात कैसे पढ़ाई जाए? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि फिस्कल डेफिसिट ऋण के बराबर हो सकता है अगर किसी भी तरीके का बजट फाइनेंस आरबीआई के पैसों से नहीं किया गया है, तो जनरली ये ऋण के बराबर ही होता है। तो आंसर अब तो आप कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं मैं। देखते हैं कितने लोग इसको ठीक कर पाएंगे। जल्दी बताइए बच्चों, फटाफट आंसर टिका दीजिए। देखिए, फिस्कल डेफिसिट अगर ऋण के बराबर है तो साफ साफ वहां पर आंसर लिखा हुआ है कि देखो, जैसे मान लो आप इसको चुन लो, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट्स को घटाकर, तो भाई ये क्या है? ये चक्कर, ये तो है ही नहीं। यहाँ पर कैपिटल रिसीट में तो आपका बहुत कुछ होता है, रेवेन्यू रिसीट में भी कुछ होता है, तो इससे नहीं आएगा ना आपको। जब आप घटाते हैं तो खर्चों से घटाना पड़ता है घाटा, रिसीट से नहीं घटाना पड़ता। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट जो है वो एक ऑप्शन हो सकता था इसमें। ऐसी ऐसी रिसीट जिनसे ऋण लिया गया हो, तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, वो इनके बराबर हो सकता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के घाटे को वित्त पोषित कर सकता है? कर सकता है पूछ रहे हैं, है ना? अच्छा, जब हम कहते हैं भारत सरकार को वित्त पोषित कर सकता है, तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा सरकार के पास आना चाहिए। चल, भले ही वो सरकार की कंपनी में आ रहा हो, सरकार का कुछ भी शेयर वेयर खरीद रहा हो, वो उस हिसाब से सोचना। अगर वो पैसा सरकार की कंपनी में डायरेक्ट चला गया तो फिर सरकार के पास नहीं आएगा, याद रखें। लेकिन दूसरे तरीकों से आ सकता है सरकार के पास, अगर सरकार कोई हिस्सेदारी शेयर वेयर बेचे। सोचो। 14 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? अरे, डी। बहुत बढ़िया। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हाँ जी, ए। मैं जो बात समझाता हूं उसे आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके आधार पर आपको ही
डिसीजन लेने चाहिए और आंसर देना चाहिए। देखिए बच्चों, जब मैं एफडीआई की बात करता हूं तो एफडीआई एक प्रत्यक्ष निवेश है। ये निवेश सीधा कंपनी को प्राप्त होगा और कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। इस प्रकार के निवेशों का इस्तेमाल कंपनी अपने लिए करती है, ना कि सरकार को पैसे देने के लिए करती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट पैसा सरकार को नहीं देते, वो कंपनी में ही निवेश करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक ये शेयर या स्टॉक में निवेश करते हैं, तो वी कैन से दिस कि ये लोग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, और जब वो खरीदेंगे तो इनका मेन उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं होता कि ये कंपनी चलाएं या कंपनी के लिए काम करें। ठीक है, यस, एफडीआई गवर्नमेंट एंट्री भी तो हो सकता है। एफडीआई गवर्नमेंट एंट्री का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एफडीआई सरकार को मिलेगा। एफडीआई गवर्नमेंट एंट्री का मतलब है कि एफडीआई सरकार के अप्रूवल के बाद। There are two ways to get the FDI या foreign direct investment from the foreign countries. First is Mumbai route and second one is Delhi route. मुंबई रूट में पैसा डायरेक्टली आ सकता है विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल, बट एफडीआई अगर गवर्नमेंट रूट से आता है तो वहां पर आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। इट इज अ मैटर ऑफ अप्रूवल बट इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिपॉजिटिंग। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। तो ये पैसा कंपनी को डायरेक्ट मिलता है, यहाँ डायरेक्ट निवेश करते हैं। लेकिन कोई भारतीय कंपनी है, शेयर कंपनी है या एलआईसी है, इस तरीके की कंपनी ने अगर किसी आईपीओ या अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया तो वहां वो शेयर बेचेगी, और वो शेयर जब बेचेगी तो उसका पैसा सरकार को मिल जाएगा। ठीक है, यस। इसी तरीके से एनआरआईज भी भारत की गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। यहां पर लिखा है सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, आप स्टॉक खरीद सकते हैं। यस, दे कैन डू दिस। तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, तो वी विल गो विद द डी आंसर। देखो, आपने हतोत्साहित नहीं होना, आप मन मजबूत रखो, कोई बात नहीं, होते रहते छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती हैं। शहर ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, टेंशन नहीं लेनी है, बट जस्ट आप थोड़ा हार्ड वर्क करते रहें। और मैं इन सब की जो पीडीएफ है मैं उनके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अरेंज करा दी जाए, सो दैट आप उनकी रिवीजन भी कर सकें, है ना। यस, थोड़ी मेहनत करिए, चलिए मेहनत करते रहेंगे, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। आइए, राजकोषीय समेकन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह राजकोषीय समेकन क्या होता है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी कोशिश जिसमें रेवेन्यू को बढ़ाना है और साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, और आपको कोशिश करनी है इकोनॉमी को बैलेंस करने की। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड ऑप्शंस। पहला क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन एम्स टू इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट बाय बूस्टिंग रेवेन्यू एंड रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कहते हैं कि भाई राजकोषीय समेकन का उद्देश्य राजस्व को बढ़ाना, सरकारी व्यय को कम करके राजकोषीय घाटे को बढ़ाना। देखो जी, सरकार का खर्चा अगर कम होती तो फिर यहाँ पर राजकोषीय घाटा बढ़ती नहीं, कम ही होती, है ना, याद रखना। यस, चलिए, उन्नत कर राजकोषीय समेकन में अपनाया जाने वाला एक उपाय है, यानी कि बेहतर ढंग से टैक्स लगाइए। ये एक बेहतर उपाय हो सकता है। इसका उद्देश्य कर आधार का विस्तार करना है। अच्छा टैक्स होगा तो ज्यादा लोग टैक्स देंगे, और कर रियायतों को न्यूनतम करना है, एंड मिनिमाइज द टैक्स कंसेशंस, और टैक्स कंसेशन को भी थोड़ा कम रखना है। यस, चलिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को 2021-22 से 2025-26 तक जीडीपी का 3% राजकोषीय घाटा बनाए रखने की सलाह दी गई थी। लेकिन ये सलाह मैं ठीक कर देता हूं। चलिए, ठीक इन द सेंस कि मैं एक तीसरा ऑप्शन आपको करेक्ट बता ही देता हूं क्योंकि ये ज्यादा फैक्चुअल है। तो 2023-24 से ये सलाह मिली थी हमें, यानी कि 2022-23 से ये सलाह हमें मिली थी कि हमें 2022-23 से 2025-26 तक 3% तक रखना है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी के 1 and 2 स्टेटमेंट बताइए
क्या होने चाहिए। हाँ जी, चलिए थोड़ी हेल्प मैंने कर दी है आपकी, थोड़ी आप अपनी खुद कर लीजिए, करिए। जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता उसकी कोई मदद नहीं करता, तो कृपया अपनी मदद खुद करें। हवाई 15th का ए जाना चाहते हैं लोग, ओके। हम्म, टेंशन बहुत होती है। चट्टान, हमको लगा तानसेन होती है क्या, ठीक है। तो क्या किया जाए, यस, आपको ध्यान रखना है पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगे तो राजकोषीय घाटा भी कम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड वाला भी गलत है, तो केवल एक सही होगा, ओनली वन, ए विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स ग्रेट, गुड। चलिए, घाटे के वित्त पोषण के पहलुओं को संदर्भ में, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब आपको घाटा हो जाएगा तो पैसा कैसे अरेंज होगा। घाटे के वित्त पोषण से हमेशा मुद्रास्फीति होती है, यानी कि जो आपका घाटा होगा उससे इन्फ्लेशन आएगी आएगी जब आप घाटे को भरोगे। घाटे के वित्त पोषण के माध्यम से सरकारी खर्च में वृद्धि कभी भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती। कह रहे हैं कि जब आप घाटा भरते हो, डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, आर्थिक विकास विकास नहीं आता उससे। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो कह रहे हैं संकट प्रबंधन और वित्त पोषण, रोजगार के लिए वित्त पोषण एक फायदा होता है। जल्दी, हाँ जी। तो देखो एक बात याद रखना कि घाटे का वित्त पोषण, यानी कि जो आपका डेफिसिट है, अगर उसे नए पैसे छापकर फाइनेंस किया जाएगा तब तो मुद्रास्फीति होगी, लेकिन अगर घरेलू बाजार से आप करोगे उसको फाइनेंस, तो उससे मुद्रास्फीति नहीं होगी। घाटे के वित्त पोषण कभी भी आर्थिक नहीं, घाटा का वित्त पोषण मतलब ज्यादा खर्च हुआ, और अगर ज्यादा खर्च हुआ है तो इट इज गुड फॉर इकोनॉमी, और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकती है। घाटे का वित्त पोषण रोजगार उपलब्ध करता है क्योंकि ज्यादा खर्च करते हैं, और बिल्कुल ये भी अच्छा है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो वी विल गो विद द ए। नहीं, ऑल नहीं, बट थर्ड तो ठीक है, कि वो कह रहा है 1 and 2 इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। आइए लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कर्ज या ऋण से संबंधित है ये कर्ज स्टेटमेंट। आर्टिकल 292 के तहत यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली एज स्पेसिफाइड द पार्लियामेंट। संसद उसको अधिकार देता है अनुच्छेद 292 के तहत कि केंद्र सरकार देश और देश के बाहर ऋण ले सकती है। पब्लिक डेट सर्व्स पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्लान एक्सपेंडिंग द एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज अमंग अदर ऑब्जेक्टिव। जो सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या वित्त पोषण के लिए लिया जा सकता है, ऐसा। स्टेट एज पर 293, अनुच्छेद 293 के अनुसार पहले तो यहां पर राज्य सरकारों को ऋण लेने के लिए देश के भीतर से ही उधार लेने की अनुमति थी, देश के भीतर से ही उधार लेने से। बट 2005 लेकिन 2005-6 से दे गेन्ड एक्सेस टू एक्सटर्नल लोन्स। तो 12वीं वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी कि, उन्होंने कहा कि भाई भारत के अंदर से भी उधार ले सकते हो, भारत के बाहर से भी उधार ले सकते हो, ये बात सही है। तो 1 2 3 स्टेटमेंट्स देख लो। पहला स्टेटमेंट है कि 292 के तहत, आर्टिकल 292 के तहत यूनियन गवर्नमेंट बोरो कर सकती है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। सेकंड स्टेटमेंट है कि लोन जब लिया जाएगा तो दैट विल बी यूज्ड फॉर द एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फाइनेंसिंग सर्विसेज। एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 293 कि टिल 2005 and 6
State governments are only permitted to take the loans within the domestic boundary, but they cannot take the loan from the outside. But फिर न कहा in 2012 Finance Commission recommend on the basis of 12 Finance Commission recommendation, they gained access to get the loans from outside. वो फिर अब बाहर से भी ले सकते हैं. 17 का सेकंड तो सही है. यस, सेकंड तो सही है, ऑब्वियस है. और ये भी ठीक है. देखो गलती नहीं है. आर्टिकल 299 लिख लो. ये बात नहीं पता होगी तुम्हें तो लिख लो. भारत में 292 के तहत ही, आर्टिकल 292 के तहत केंद्र सरकार से अलाउ की, मतलब संसद से अलाउ मिला, परमिशन मिलती है कि ये लोन ले सकते हैं देश के बाहर और अंदर भी. सही है. और आर्टिकल 293 में स्टेट लोन ले सकते हैं. ये बात भी ठीक है. पहले वो केंद्र देश के अंदर ले सकते थे, अब देश के बाहर ले सकते हैं. तो ऑल थ्री आर करेक्ट. तो वी विल गो विद द सी. तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मिलते रहिए, और कल फिर हमें मिलना है इसी समय